एक्सप्लेन वाई फर्स्ट द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर ह्यूमन के फीट में यानी पैर के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रेन। अब ये यहाँ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है ड्यू टू ब्लड कॉलम, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है, इसको मैं एक पाइप की तरह बनाता हूँ, तो यहाँ ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, तो बॉटम के ऊपर कितना प्रेशर ज़्यादा होगा? एच रो जी ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो यहाँ अगर अपन ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पे फीट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? आपका ब्लड कॉलम का जो हाइट की वजह से प्रेशर आ रहा है वो होगा। तो फीट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कंपेयर टू ब्रेन होता है। क्लियर है? इसलिए बाबा रामदेव क्या बोलता है? बाबा रामदेव बोलता है कि आप क्या करो? शीर्षासन करो, जिससे क्या होगा कि जो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ब्रेन के अंदर होगा, और आपको ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। क्लियर है? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट ऑफ 6 किलोमीटर डिक्रीज टू नियरली हाफ ऑफ दिस वैल्यू एट द सी लेवल दो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर। ओके, तो ये मान लेते हैं सी लेवल है, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर तक का है, 100 किलोमीटर तक का है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ सी पे अगर बात करें 1 atm प्रेशर है, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है। तो अपन जनरली क्या सोचेंगे कि यहाँ पे 50 किलोमीटर के ऊपर हाफ atm होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ सिर्फ 6 किलोमीटर के ऊपर ही, 6 किलोमीटर ऊपर जाते ही कितना आ जाता है? हाफ atm आ जाता है, ठीक है, यानी आधा प्रेशर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा कहाँ है? नीचे है, यानी सरफेस के पास में एयर का डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर डेंसिटी कम है। इसलिए जो प्रेशर डिक्रीज होता है वो लीनियरली नहीं होके यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होता है, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होता है। क्लियर है? इसलिए प्रेशर सबसे ज़्यादा क्या होगा? बॉटम पे होगा, फिर डिक्रीज होगा स्पीड से, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पर हाफ हो जाता है, और 0 कहाँ होगा? 100 किलोमीटर पे होगा। तो 50 के ऊपर हाफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है अपना? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो और सिंपल देखें तो प्रेशर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी होता है। प्रेशर में डायरेक्शन होता है ना, तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर होने में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, अपन बोल देते हैं वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं है तो उसको स्केलर बोलते हैं। तो इसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, क्या है? स्केलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो वेक्टर होने में एक चीज और है, वो है वेक्टर सम, यानी वेक्टर सम होना चाहिए। यानी अपन बोलते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनका वेक्टर सम क्या बोलते हैं? वेक्टर सम बोलते हैं ए बी, या फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, राइट। ओके, और यहाँ पे बोलते हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरफ आता है, लेकिन प्रेशर में ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे मैं एक बात बताऊँ कि ये बॉल है, बॉल के ऊपर आपने एक प्रेशर इधर लगाया, ठीक है, और एक प्रेशर इधर लगाया, तो अब टोटल क्या होगा? इसके ऊपर 2p प्रेशर होगा। लेकिन अगर वेक्टर सम निकालता हूँ ना, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो नेट प्रेशर 0 आ जाना चाहिए। लेकिन नेट प्रेशर 0 नहीं होकर डबल हो जाता है। प्रेस करोगे तो ज़्यादा प्रेस होगा ना, ये तो ज़्यादा प्रेस होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा है। तो इसलिए वेक्टर का जो सम है, एडिशनल लॉ है वेक्टर एडिशन के लॉ, उसको फॉलो नहीं करता ये, इसलिए वेक्टर नहीं है, इसलिए स्केलर है। डायरेक्शन है, जैसे देखो करंट है, करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डायरेक्शन भी होता है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसे ही प्रेशर है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। Explain why first the angle of contact of mercury with glass is obtuse while that of water with glass is acute। Okay, तो ये मान लो अपना ग्लास है और इसके ऊपर अपन ने मर्क्यूरी रखा, तो मर्क्यूरी स्फेरिकल शेप बनाएगा, ठीक है। और अगर एंगल देखेंगे दोनों के बीच में, ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में, तो ये आपका टेंजेंट बनेगा और ये आपका एंगल आएगा थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो क्या है? ऑब्ट्यूज है। और इसी के अगर पानी की बात करूँ, राइट, वाटर की बात करें, ग्लास के ऊपर पानी रखता हूँ तो पानी ऐसा फैल जाता है, और इसके ऊपर मैं अगर टेंजेंट बनाऊँ, दोनों को जो टच हो रहा है वो, ये टेंजेंट ये बनेगा और ये एंगल देखूंगा तो ये एक्यूट एंगल होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा ये पूछा, ऐसा क्यों है? तो देखो यहाँ पे जो ये मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है, इसके बीच में, इसके जो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के अंदर के जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है,
वो ग्रेटर देन क्या है, एडिसिव फोर्स है। एडिसिव फोर्स किसके बीच में, एडिसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो यहाँ पे मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में फोर्स कम है, बल्कि मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए स्फेरिकल शेप बना देता है, ठीक है, और इसके कम कांटेक्ट में रहता है, क्लियर, इसलिए इसका एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोहेसिव फोर्स किसके बीच में, पानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स जो लेस देन है किससे, एडिसिव फोर्स किसके बीच में, एडिसिव फोर्स किसके बीच में, ग्लास और पानी के बीच में, ग्लास और वाटर के बीच में एडिसिव फोर्स ज़्यादा है। तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा है तो क्या है, ये चिपक जाएगा तो ये सब फैल जाएगा, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। इसमें अपन बोलेंगे कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स, इसमें बोलेंगे कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स में दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। कोहेसिव मतलब सेम, जैसे ऐसा अपन बोलते हैं फेविकोल है वो एडिसिव है, क्यों, क्योंकि फेविकोल से लकड़ी चिपका सकते हैं, अब फेविकोल अलग मॉलिक्यूल है और लकड़ी अलग मॉलिक्यूल है, दोनों में अट्रैक्शन है, तो वो कौन सा फोर्स है, एडिसिव फोर्स है, क्लियर है, ओके। बी पार्ट देखते हैं। Water on a clean glass surface tends to spread out while mercury on the same surface tends to form drop. Put differentially, water wet glass while mercury does not. Okay, तो यहाँ पे सेम बोल रहा है कि अगर मर्क्यूरी को रखते हैं तो वो स्फेरिकल शेप बनाता है, पानी को रखते हैं तो वो फैल जाता है, यानी पानी है वो ग्लास को गीला कर देता है, बल्कि मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी हम यही देंगे कि कोहेसिव फोर्स इन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, और इसमें बोलेंगे कोहेसिव फोर्स in between water molecule is less than adhesive force in water molecule and glass molecule is less, ठीक है, ये ऐसा बोलेंगे अपन। या फिर आप डायरेक्ट अगर ये समझ गए तो यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा है और उसमें बोल देंगे एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। एक्यूट एंगल फॉर्म होता है तो वो ग्लास को वेट कर देगा, और ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होता है तो वो स्फेरिकल शेप बनाएगा। तो इसका आंसर भी यही आएगा। अब सी पार्ट देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, अब सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यहाँ पे न तो फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, न लेंथ है वो एरिया पे डिपेंड करता है, तो सरफेस टेंशन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, यहाँ पे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे न फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, न लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, तो सरफेस टेंशन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। डी पार्ट देखते हैं। वाटर विद डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वाटर विद डिटर्जेंट dissolved in it should have small angle of contact। ओके, तो देखो यहाँ पे सम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है जब अपन डिटर्जेंट डालते हैं तो पानी, जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो उसमें डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, ठीक है, क्यों डालते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट नहीं डालते हैं तो क्या होगा कि कपड़ों के जो छोटे छोटे होल होते हैं उसमें पानी नहीं जाएगा और वो साफ नहीं करेगा। तो डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, डिटर्जेंट डालने से वो होल के अंदर पानी चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होता है कि वो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है, यानी कि सिंपल कोहेसिव जो एडिसिव फोर्स है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसको कम कर देता है। कौन कम कर देता है, डिटर्जेंट। क्लियर है, और डिटर्जेंट ये बोल सकते हैं सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स को कम कर देता है, तो एडिसिव फोर्स बढ़ जाएगा, यानी पानी उसके अंदर जाने लगेगा, किसके अंदर, कपड़े के छोटे छोटे होल के अंदर, और उसको साफ कर देगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। ओके, अगर पानी के ड्रॉप के बारे में बात कर रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो ये हमेशा स्फेरिकल शेप में रहना चाहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चाहेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए इसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, ये एरिया मिनिमाइज करेगा। एरिया क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। और एरिया मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शेप सही रहता है, एरिया मिनिमाइज करने के लिए स्फेरिकल होता है, इसलिए ये स्फेरिकल बनता है। या सिंपल आप बोल सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा है, तो ये सरफेस टेंशन इस तरह से लगता है, तो ये सरफेस टेंशन इसको इस तरह से लगेगा
जाएगा। जैसे मान लो ये आपका क्यूब है और क्यूब के हर मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा? अगर हर पार्ट के ऊपर टेंशन लग रहा है सेंटर की तरफ, तो ये कैसा बन जाएगा? ये स्फेरिकल बन जाएगा। क्लियर है? आप सरफेस टेंशन से दे सकते हो या फिर एरिया मिनिमम करने, स्टेबिलिटी के लिए एरिया मिनिमम करता है। क्लियर है? Fill in the blank using the word from the list appended with each statement. First, surface tension of the liquid generally dash with temperature इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, तो टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन का क्या होता है ये बताना है। तो सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे अगर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपना? डिक्रीज आंसर आ जाएगा, डिक्रीजेस आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट बी क्या पूछा है? विस्कोसिटी ऑफ गैस विथ टेम्परेचर वेरियस द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर। ओके, तो विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होता है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, और लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है और गैस का और लिक्विड का डिक्रीज होता है। सी पार्ट देखते हैं। फॉर सॉलिड विथ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग force is proportional to while the fluid it is proportional to। ओके, तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर अपन शेयर स्ट्रेस रिजिडिटी बोलते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे तो वो क्या आएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा। राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे स्ट्रेस, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। राइट, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है। लेकिन यही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन रेट होता है। स्ट्रेन रेट होता है। ठीक है, स्ट्रेन रेट होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्ट्रेन रेट। क्लियर है? स्ट्रेन क्या आ जाएगा? स्ट्रेन रेट आ जाएगा। अब ये स्ट्रेन रेट क्या है? जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब क्या है? x बाई एल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन रेट का मतलब क्या है? v बाई एल। v मतलब स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, राइट, और l यानी ये तो स्ट्रेन है और स्ट्रेन बाई टाइम आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे स्ट्रेन रेट v बाई एल आएगा। v को मैं x बाई टी लिख सकता हूँ। तो x बाई एल क्या है? x बाई एल स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन बाई टाइम क्या है? स्ट्रेन रेट है। तो ये आपका लिक्विड में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट आ जाएगा और सॉलिड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। फॉर फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन द फ्लो स्पीड कंस्ट्रक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास और बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखो कंजर्वेशन ऑफ मास तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाएगा। और बर्नौलीज प्रिंसिपल भी होगा, लेकिन मेन क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। चलो नेक्स्ट ई देखते हैं। फॉर द मॉड्यूल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर एट अ स्पीड ऑफ टर्बुलेंस फॉर अ एक्चुअल प्लेन ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, तो अगर अपन एक प्लेन का मॉड्यूल बनाए, यानी छोटा सा प्लेन बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा प्लेन बनाते हैं और इसको अगर अपन टर्बुलेंस कब आएगा ये देखो, यानी स्पीड जब ज़्यादा होता है तब टर्बुलेंस आएगा या कम होगा तब टर्बुलेंस आएगा। तो यहाँ पे टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड जब ज़्यादा होगा, स्पीड जब ग्रेटर होगा, स्पीड बढ़ेगा तब टर्बुलेंस आएगा। यानी कम स्पीड पे टर्बुलेंस नहीं आएगा, हाई स्पीड पे टर्बुलेंस आएगा। क्लियर है? यानी ग्रेटर आंसर सही आएगा। Explain why. To keep a piece of paper horizontal, you should blow over, not under it. ओके, तो ये अपने पास मान लो पेपर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, तो इसके ऊपर हवा अपने को ब्लो करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। ऐसा क्यों? देखो ये पेपर है, इसमें कुछ तो मास होगा। अगर कुछ मास होगा तो ये mg फोर्स नीचे लगा तो ये नीचे आना चाहेगा। और प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर यहाँ पर भी P नोट है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट है। तो प्रेशर तो इसको कुछ रोक नहीं रहा है, सिर्फ mg है जो इसको नीचे लाना चाह रहा है। तो अगर अपन ऊपर की तरफ हवा ब्लो करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है एयर की वो बढ़ जाएगी। अगर एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से अपन बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो ऊपर घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो गया
तो इसका मतलब नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट। नीचे वाला प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर कट गया और नीचे वाला प्रेशर एज इट इज रहा, तो ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। अब ऊपर फोर्स लग रहा है, 1 mg नीचे फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्लियर है, ये बैलेंस हो जाएगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल रह सकता है। कब रह सकता है? जब हम ऊपर एयर ब्लो करेंगे, तो एयर ब्लो करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा एयर का, अगर स्पीड बढ़ता है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये mg को बैलेंस कर देगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद अवर फिंगर, फास्ट जेट ऑफ वाटर गोज थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर्स। ओके, तो जैसे ये पाइप है और इस पाइप में पानी आ रहा है और आप यहाँ से फिंगर से इसको क्लोज करते हो, ऐसे पाइप को अपन बंद करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब छोटा सा छेद रह जाता है तो उससे हाई स्पीड से पानी निकलता है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपन स्ट्रीमलाइन मोशन मानते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ, यानी कि a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यानी कि यहाँ पे जो मेरा स्पीड है v2 है वो ज़्यादा क्यों है ऐसा बोल रहा है। तो जिसको अपन इस एरिया को क्लोज करेंगे ना, इसको क्लोज करेंगे तो एरिया बहुत कम हो जाएगा। अगर देखो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो ये a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यानी ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, और एरिया को मैंने कम कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है स्पीड बढ़ने का, एरिया घट जाता है इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। और कहाँ से अपन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी में क्या बोला है, द साइज ऑफ द नीडल ऑफ अ syringe control the flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while administering an injection। ओके, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो ये बोल रहा है साइज ऑफ सिरिंज है, ये जो सिरिंज की साइज है ना वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन डॉक्टर का जो पीछे प्रेशर लगाता है ना, डॉक्टर यहाँ से हाथ से प्रेशर लगाता है, उससे ज़्यादा क्या मैटर करता है, सिरिंज की साइज। ऐसा क्यों, ये समझते हैं। देखो यहाँ पे अपन फ्लो रेट देखते हैं, फ्लो रेट देखता हूँ मैं, फ्लो रेट क्यू या फिर वॉल्यूम बाई टाइम बोल सकता हूँ। ये जो फ्लो रेट है वो होता है पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल इंटू चेंज इन प्रेशर। ओके, तो देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रेशर को चेंज कर रहा है पीछे से, लेकिन सिरिंज का क्या क्या रोल है। देखो यहाँ पे सिरिंज का रेडियस कम होता है तो वो आर की पावर 4 है, ठीक है। दूसरा सिरिंज का लेंथ मैटर करता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैटर कर रही है। अब यहाँ पे देखो पावर 4 है, ये पावर 1 है, यानी 5 चीज़ें हैं जो सिरिंज का शेप डिसाइड करती है, और एक सिर्फ प्रेशर है जो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो सिरिंज का शेप ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन डॉक्टर का प्रेशर। बाकी दोनों चीज़ें काम की, अगर डॉक्टर प्रेशर नहीं लगाएगा तो पानी अंदर, वो जो भी आपका ब्लड जो भी इंजेक्ट कर रहा है वो अंदर नहीं जाएगा, क्लियर है, अगर प्रेशर नहीं लगाएगा। और अगर ये इस तरह से नहीं होगा तो वो सही फ्लो में नहीं जाएगा, यानी क्यों है, रेट ऑफ फ्लो सही नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ मैटर करती है और ज़्यादा मैटर करता है सिरिंज का शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिनिंग ऑफ क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो देखो जो बॉल को अपन स्पिन करते हैं, देखो बॉल को अगर मैं स्पिन नहीं करूं तो ये पैराबोलिक मोशन होगा, राइट। डॉक्टर को अगर मैं बॉल को स्पिन नहीं करूं तो पैराबोलिक मोशन है, लेकिन अगर स्पिन करूं तो क्या होगा, जैसे मान लो ये इस तरह से स्पिन हो रहा है, तो ये स्पिन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है ना वो सब ऊपर इकट्ठा हो गई, यानी ऊपर ज़्यादा स्पीड होगा एयर का। अगर ऊपर ज़्यादा स्पीड होगा तो ऊपर अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ से, मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल से निकाल रहा हूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ऊपर प्रेशर कम हो गया तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी जिस तरफ प्रेशर कम होगा वो बॉल उस तरफ जाना चाहेगी, यानी कि ये बॉल इस तरफ जाना चाहेगी, ठीक है। यानी ये पैराबोलिक मोशन नहीं होगा। और इसी में अपन जो क्रिकेट खेलते हैं तब बॉल को स्पिन करते हैं, क्यों करते हैं कि जिस तरफ अपन स्पिन करेंगे वो उसकी तरफ जाना चाहेगी। A 50 kg girl wearing high heel shoe balanced on a single heel. The heel is circular with a diameter of 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? Okay, तो ये मान लेते हैं गर्ल है, ठीक है, और ये अपने एक पैर के ऊपर बैलेंस कर रखा है, अपने एक उसको भी हिल के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे उसने अपने आप को बैलेंस कर रखा है, ठीक है। और अपने को पूछा है कि यहाँ पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स तो आ जाएगा अपना mg, फोर्स क्या आ जाएगा mg। ओके, तो ये mg बाई एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके,
आर कितना है, डायमीटर मेरे को 1 दे रखा है, तो आर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। क्लियर है? ओके, यानी कि यहाँ पे एरिया भी अपने पास आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना है 50, जी कितना है 9.8, एरिया कितना है 3.14 पाई है, और आर का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 10⁻⁴। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास प्रेशर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 490 डिवाइडेड बाई 7.85 इंटू 10⁻⁵, डेट इज 6.24 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रेशर आ जाएगा, या फिर पास्कल बोल सकते हो। Torricelli's barometer used mercury Pascal duplicate it using French wine of density 984 kg per meter cube. Determine the height of wine column for normal atmospheric pressure. ओके, तो जो टोरिसेली का बैरोमीटर था, जो अपना एयर प्रेशर मेजर करने का था, वो मर्क्यूरी यूज करता था। मर्क्यूरी डेंसिटी अपने पास है, और हाइट कॉलम कितना राइज होता था 76 सेंटीमीटर, यानी 0.76 सेंटीमीटर राइज होता था। ठीक है, इससे अपना प्रेशर आता था, वो आता था H⍴G। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे उसी प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, पास्कल मेजर कर रहा है, और वो अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो मर्क्यूरी जगह क्या यूज कर रहा है, वाइन यूज कर रहा है, वो भी स्पेशल वाइन। कौन सी? फ्रेंच वाइन। तो यहाँ पे कितना हाइट राइज होगा ये अपने को पूछा है। क्लियर है? कितना हाइट राइज होगा ये पूछा है। अब देखो, प्रेशर तो ये एयर का मेजर कर रहा है, तो प्रेशर तो वही आएगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट ले लेता हूँ तो ये प्रेशर होगा, वही प्रेशर यहाँ आएगा। H आपका 2 ले लेते हैं, ρ2 आ जाएगा, G2 आ जाएगा। नहीं, G तो सेम होगा ना, अर्थ के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर दोनों सेम होगा, यानी H1 ρg इज इक्वल टू H2 ρg होगा। राइट? ओके, यानी कि ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे G कैंसिल आउट, तो यहाँ पे अपने को क्या H2 निकालना, तो H2 आ जाएगा क्या H1 ρ1 अपॉन ρ2। ओके, तो H1 आपका मर्क्यूरी का कितना हाइट है 0.76 मीटर, और डेंसिटी कितना है 13.6 इंटू 10⁻3, और डेंसिटी ऑफ वाइन कितना है 984। तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0.01050 इंटू 10⁻3, या फिर लिख सकते हैं अपन H2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 10.50 मीटर, यानी कि जो वाइन कॉलम का हाइट होगा वो 10.5 मीटर हाई होगा। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ Pascal. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 किलोमीटर. Ignore ocean current. ओके, तो ये अपने पास ओशन है। ठीक है, और यहाँ पे अपन अंदर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वर्टिकल ऑफशोर बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पिलर लगा के ये मतलब एक तेल का कुआं है, उसके ऊपर ये बना रहे हैं ताकि इसको ऊपर शेड प्रोवाइड कर सके, अपन यहाँ पे मशीनें लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अपने को जो ये पिलर लगा रखा है उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो गिवन है। ओके, तो यहाँ पानी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर रहेगा, देखो यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि वाटर कॉलम की वजह से रहेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर कितना लगता है वो अपन निकाल देते हैं। अगर वो इससे कम हुआ तो ये रह पाएगा, वरना ये नहीं रुकेगा, ये टूट जाएगा। तो ये यहाँ प्रेशर कितना है वो निकाल देते हैं बॉटम के ऊपर। तो बॉटम के अगर अपन प्रेशर की बात करता हूँ तो प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे H⍴G। राइट? ओके, प्रेशर कितना आ जाएगा H⍴G। ओके, हाइट कितना है 3 किलोमीटर, 3 इंटू 10⁻3, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 है, और G कितना है 9.8 है। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो ये प्रेशर आ जाएगा आपका 2.94 इंटू 10⁷ पास्कल। तो यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा, मैक्सिमम इतना प्रेशर लगेगा। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, नहीं यहाँ तो कम लगेगा, यहाँ और कम लगेगा, यहाँ सबसे कम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर ये लग रहा है, और जो ये इससे कम है, क्योंकि ये जो रोड है, जो आपका पिलर है, वो मैक्सिमम प्रेशर इतना सहन कर सकता है, और अपना कितना लग रहा है 10⁷ लग रहा है, यानी ये विथस्टैंड करेगा, यानी ये सही है पिलर, ये रुकेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। A hydraulic automobile lift is designed to lift car with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure will the smaller piston have to bear? ओके, तो यहाँ पे ये कार है जिसका मास गिवन है और ये एरिया गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉलर पिस्टन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, इसमें कितना प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेशर एग्जर्ट करूंगा तो ये प्रेशर यहाँ लगेगा और ये कार ऊपर उठा पाएंगे। राइट? ठीक है, तो यहाँ पे पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि
प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है वो इक्वली होता है और सभी डायरेक्शन में होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो प्रेशर सेम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ पे, तो यहाँ प्रेशर कितना है वो मैं निकाल सकता हूँ। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स कितना है यहाँ पे mg फोर्स है, राइट, mg आ जाएगा m इंटू जी, और एरिया कितना है अपने को गिवन है, तो m कितना है 3000, ओके, और g कितना है 9.8, और एरिया कितना है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में करूँगा तो -4 हो जाएगा, ओके। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपना प्रेशर आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.917 इंटू 10⁵ पास्कल, तो कितना प्रेशर होगा 6.917 इंटू 10⁵। A U-tube contain water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arm are in level with 10 centimeter of water and one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of the spirit? ओके, तो यहाँ पे अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट बोला है, यानी कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या है ये अपने को पूछा है, ओके। और यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो लेवल के अंदर है, लेवल पे है, यानी कि यहाँ जो हाइट है मर्क्यूरी का वही हाइट यहाँ पे है, ठीक है, ओके। और इस साइड में अपना वाटर कॉलम है कितना 10 सेंटीमीटर का, और इस तरफ स्पिरिट है कितना 12.5 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ पे सेम लेवल है, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर, यहाँ ए है यहाँ बी है, दोनों पे प्रेशर सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि दोनों सेम लेवल के ऊपर सेम हाइट के ऊपर है। अब ए के ऊपर प्रेशर बात करते हैं, एक तो वाटर कॉलम आएगा और एक एटमॉस्फेयर आएगा, ठीक है, और बी के ऊपर बात करें तो ये एक तो स्पिरिट कॉलम आएगा और एक ये एटमॉस्फेयर आएगा। तो ए के ऊपर लिखते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस वाटर कॉलम का एच रो जी, ओके, ये वाटर का आएगा और ये हाइट भी वाटर का आएगा। और अगर स्पिरिट की बात करें तो एटमॉस्फेयर प्रेशर और आपका स्पिरिट कॉलम एच रो जी, ओके, ये स्पिरिट का आएगा। तो यहाँ पर देखो ये पी नॉट कैंसल आउट, ओके, तो ये एच रो जी इज इक्वल टू एच रो जी होगा, ये वाटर के लिए आएगा और ये स्पिरिट के लिए आएगा। यहाँ से भी जी जी कैंसल आउट, तो यहाँ से अपना जो रेशियो आ रहा है स्पिरिट का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, वो आ रहा है हाइट ऑफ वाटर कॉलम अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट का कॉलम, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 10/12.5 आएगा, ओके। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0.8, तो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी कितने आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। In the previous problem, if 15 cm of water and spirit each are further poured into the respective arm of the tube, what is the difference in the level of the mercury in the two arm? Okay, और specific gravity of mercury is given 13.6. ओके, तो यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे पहले क्या था, मर्क्यूरी सेम लेवल पे था। अब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर वाटर होता है, 15 सेंटीमीटर स्पिरिट होता है, तो क्या होगा कि वाटर का डेंसिटी 1 है, वाटर का डेंसिटी अपन सीजीएस में देखें तो 1 होगा, और अगर स्पिरिट का डेंसिटी देखें तो 0.8 होगा। तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो मर्क्यूरी है वो इस तरफ बढ़ जाएगा और इस तरफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितना चेंज होगा लेवल में, ये लेवल में कितना चेंज होगा ये अपने को बताना। मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा। तो ए बी डिस्टेंस कितना है ये अपने को बताना है, राइट, ओके। ए बी डिस्टेंस कितना है यही अपने को निकालना है, राइट, ओके। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन है अपने को 13.6, राइट, ओके। ये सब सीजीएस में लिख रहा हूँ, 1.8 और 13.6 सब सीजीएस के अंदर है, ओके। चलो, तो यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, मेरे को इतना पता है कि ए के ऊपर यहाँ पे प्रेशर देखो ना, तो प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर एट ए होगा एक तो मर्क्यूरी का प्रेशर, मर्क्यूरी एच रो जी, यानी रो जी एच लिख देते हैं, रो जी एच, ओके। और ये किसकी बात कर रहा हूँ, मर्क्यूरी की बात कर रहा हूँ, एम लिख लेता हूँ मर्क्यूरी, ओके। नेक्स्ट ये तो इसका होगा, और दूसरा इस स्पिरिट कॉलम का होगा, ये भी रो जी एच, लेकिन ये स्पिरिट का होगा, ओके। दूसरा क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा पी नॉट, राइट, ओके। और सेम ये ए का मैंने इस तरह यहाँ से निकाला, और यहाँ से देखता हूँ मैं ए का, यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ए का क्या आएगा, इस वाले ट्यूब से देखो इस तरफ से, तो ये आएगा सिंपल वाटर कॉलम यानी रो जी एच ऑफ वाटर कॉलम और पी नॉट, राइट। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जी एच ऑफ मर्क्यूरी प्लस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जी एच ऑफ स्पिरिट प्लस पी नॉट इज इक्वल टू रो वी
वाटर GH ऑफ वाटर प्लस P नॉट। अब P नॉट कैंसिल आउट, G तीनों में है तो कैंसिल आउट। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम फाइंड करना ना। मर्क्यूरी यहाँ पे है तो मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, मर्क्यूरी H ऑफ मर्क्यूरी, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर H ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और H ऑफ स्पिरिट। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, हाइट कितना है 15, यहाँ पर डेंसिटी 0.8 और हाइट कितना है, हाइट है 15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे मेरा H कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी यानी 3/13.6, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.22 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अपन सारा CGS में लेके चल रहे हैं तो 0.22 सेंटीमीटर हाइट ये मर्क्यूरी का डिफरेंस होगा। Can a Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in a river? Explain. ओके, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अपन रिवर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आंसर नो आएगा। क्यों? क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, ये अपन सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिवर का फ्लो होता है, रिवर के फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट। अब टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन का मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो उस पॉइंट के ऊपर जो भी वाटर पार्टिकल आएगा, जो भी फ्लूइड का पार्टिकल आएगा, उसका स्पीड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगा। और टर्बुलेंट मतलब उस पॉइंट के ऊपर हर जो पार्टिकल आएगा उसका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। यानी अब आप रिवर में देखोगे तो एक पॉइंट को आप देखते रहोगे तो कभी उस पॉइंट पर पानी इधर उछलता है तो कभी इधर उछलता है, कभी नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो देखोगे तो उस पॉइंट के ऊपर वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स होती है। तो रिवर का फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो आ जाएगा। Does it matter if one use gauge instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? Explain. Okay, तो ये आपका Bernoulli's equation है, इसमें पर गेज प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्या, किसकी जगह, एब्सोल्यूट की जगह। ये आपका एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड कॉलम का प्रेशर। कितना होता है फ्लूइड कॉलम का प्रेशर, H ρg। ओके, तो आप क्या चाह रहे हो कि इसको निकाल दो, यानी कि गेज प्रेशर अप्लाई करो। गेज प्रेशर क्या होता है, P माइनस P नोट इज इक्वल टू H ρg, ठीक है। यानी कि आप P नोट को निकाल दो, यानी कि आप अगर इस इक्वेशन में किसी कांस्टेंट को निकालते हो, यानी इस इक्वेशन में किसी कांस्टेंट P नोट को निकालते हो तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगी। इक्वेशन में से कांस्टेंट निकाल देंगे और वो इक्वेशन पहले कांस्टेंट थी तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये P नोट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट निकालने से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Glycerin flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 × 10⁻³ what is the pressure difference between the two end of the tube? Density of glycerin given है, viscosity given है, और चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, ये लेमिनार फ्लो है कि नहीं, ये चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे अपन स्टेडी फ्लो मानते हैं, लेमिनार फ्लो अगर मानते हैं तो यहाँ पे अपने को बोला प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। मान लो यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना है, डेल्टा P, ये अपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है πr⁴ डिवाइडेड बाई 8 ईटा इंटू L, और ये चेंज इन प्रेशर आएगा। अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है Q इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, ठीक है, यानी वॉल्यूम और टाइम का रेशियो। ओके, तो पहले यहाँ पे चेक करते अपने डेल्टा P निकालना है, तो डेल्टा P यानी चेंज इन प्रेशर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू 8 इंटू NL डिवाइडेड बाई πr⁴। ओके, तो सबसे पहले अपन Q देखते हैं। तो मेरे को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, दोनों को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से वॉल्यूम बाई टाइम आ जाएगा मेरा, क्या आएगा ये m/t डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब देखो m/t मेरे को मास डेंसिटी, मास पर यूनिट टाइम गिवन है, ठीक, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी भी मेरे पास है, तो ये अपना v/t आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, v/t कितना है, वॉल्यूम, हाँ m/t, तो m/t कितना है 4 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.3 × 10⁻³ ओके,
नेक्स्ट 8 और ईटा कितना है 0.83, लेंथ कितना है, लेंथ है अपने पास 1.5, पाई कितना है 3.14 और रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 का, इसका क्या आ जाएगा पावर 4 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चेंज इन प्रेशर 9.8 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल, या फिर बोल सकते हैं 980 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है कि ये चेक करना है कि ये लेमिनार फ्लो है कि नहीं है। अब लेमिनार फ्लो है कि नहीं है, इसके लिए तो अपने को रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए होगा, और रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये आ जाएगा R इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा। अब देखो v यहाँ पे वेलोसिटी है, v क्या है वेलोसिटी, और d यहाँ पे क्या है, d यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको रो क्या डेंसिटी, n क्या है विस्कोसिटी। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास डेंसिटी है, वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। देखो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एरिया इंटू एक्स बाई टी, ये तो हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा टाइम, तो वॉल्यूम बाई टी ये तो रेट ऑफ फ्लो है। तो यहाँ से मेरा v आ जाएगा, v कितना आएगा q बाई ए, राइट। q कितना है 3, q को अपन निकालेंगे तो q यहाँ से निकला था ना अपना, कितना आया था 4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई रो कितना है 1.3 इंटू 10 की पावर 3, और एरिया कितना, एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 3.1, और आर कितना है 0.01 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी मेरा आ जाएगा 0.98 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी पुट करते हैं, तो डेंसिटी अपने पास है डेंसिटी कितना है, डेंसिटी 1.3 इंटू 10 की पावर 3, और v कितना है 0.98 इंटू 10 की पावर -2, और डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10 की पावर -2, और ईटा कितना है, ईटा है 0.83। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3.07 इंटू 10 की पावर -1, या फिर अपन बोल सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा आपका 0.31। ओके, अब r 0.31 आ रहा है। अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होता है, जब r लेस देन क्या हो 1000 हो, और टर्बुलेंट कब होता है, जब r ग्रेटर देन क्या हो 2000 हो। तो यहाँ तो r कितना आ रहा है 0.31 जो कि लेस देन 1000 है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो सही है। In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and the lower surface of the wing are 70 and 63. What is the lift on the wing if the area is 2.5 and density is 1.3? तो ये अपना विंग है, ठीक है। इसके ऊपर स्पीड गिवन है एयर का, नीचे स्पीड गिवन है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर प्रेशर क्या होगा कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो लिफ्ट फोर्स कितना लगेगा ये अपने को फाइंड करना है, लिफ्टिंग फोर्स क्या है यही अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे नीचे और जस्ट नीचे पॉइंट और जस्ट ऊपर पॉइंट पर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाता हूँ। तो फर्स्ट नीचे वाले को देखता हूँ, तो ये प्रेशर P1 प्लस हाफ रो 1 V स्क्वायर प्लस H रो G इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस H रो G। ये मैंने नीचे के लिए लगाया, ठीक है, और ये मैं ऊपर के लिए लगाता हूँ। तो ऊपर के लिए लगाते हैं ये 2 के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो मेरे को फाइंड करना है कि ऊपर क्या होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, राइट, और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये नीचे का है। तो P1 माइनस P2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और हाइट तो दोनों में सेम होगी, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, सही है। ओके, तो ये हाफ रो कॉमन आ जाएगा, यानी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा प्रेशर डिफरेंस। और मेरा फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया, तो मेरा फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ ना, तो वो हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू एरिया, यानी कि जो ये फॉर्मूला है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हाफ रो एरिया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ रो कितना है 1.3 और एरिया कितना है 2.5। ओके, और V2 स्क्वायर क्या है 70 का स्क्वायर, और ये 63 का स्क्वायर, राइट। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1.625
और ये आ जाएगा 4900 माइनस 3969। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.625 इंटू 931, ये आ जाएगा आपका 1.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 1.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। Figure A and B refer to a steady flow of non-viscous liquid. Which of the two figure is incorrect and why? ओके तो दो अपने को डायग्राम दे रखा है, इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है। ओके तो यहाँ पे दोनों में सही कौन सा है? देखो यहाँ पे अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट। ओके तो यहाँ पे जो ये मैं 1 ले लेता हूँ, ये मैं सिचुएशन 2 ले लेता हूँ, 1 और 2। तो यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो इसका एरिया कम है। यहाँ पे 2 की बात करें तो एरिया कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्लियर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से 2 के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। ओके यहाँ पे 2 से जब लिक्विड पास हो रहा है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो आपके बर्नौलीज इक्वेशन से मैं प्रेशर के बारे में क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बर्नौलीज इक्वेशन पता है ना, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं वेलोसिटी को ज़्यादा कर देता हूँ तो ये टर्म्स हो जाएगी ज़्यादा, तो ये P को कम होना पड़ेगा तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। ओके तो प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या होता है? अपना एच रो जी होता है, प्रेशर अपन एच रो जी से लिखते हैं, राइट। तो जो हाइट है ना वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हाइट को ज़्यादा दिखा रखा है 2 में कंपेयर टू 1। तो ये तो ए तो हो गया आपका गलत, जो ए पार्ट है वो तो ये जो ए है फिगर और ये बी फिगर है, तो ए फिगर तो गलत हो गया, ठीक है। अब बी फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे बी में या 2 से जब फ्लूइड पास हो रहा है तो एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, और वेलोसिटी ज़्यादा है तो बर्नौलीज इक्वेशन से हम प्रेशर बोल सकते हैं कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो प्रेशर होता है एच रो जी, यानी हाइट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसने हाइट को कम लिया कंपेयर टू 1 से, राइट। तो यानी जो बी पार्ट है, बी जो फिगर है वो बिल्कुल सही है। A cylindrical tube of a spray pump has cross section 8 cm square, one end of which has 40 fine hole, each of diameter 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of the injection of the liquid through the holes? ओके तो ये अपना होली की पिचकारी होती है वैसा है, तो इसमें पीछे से फ्लूइड आ रहा है। एरिया क्या है? पीछे का एरिया 8 है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 8 × 10⁻⁴ है, और वेलोसिटी 1.5 मीटर पर मिनट है। तो यहाँ पे जो 40 होल्स है छोटे छोटे, उनका डायमीटर गिवन है ईच का, और अपने को वेलोसिटी बताना है। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे मैं ये स्टेडी फ्लो होगा तो यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये मेरी सिचुएशन 1 है, ये मेरी सिचुएशन 2 है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को V2 निकालना, तो V2 हो जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाई A2, राइट। ओके तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एरिया तो अपने को अच्छे से दे रखा है, अब वेलोसिटी है जो मीटर पर मिनट है, तो इसको सेकंड कैसा आएगा? 1.5 मीटर पर सेकंड करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी V1। ओके अब एरिया यहाँ पर निकालना, तो देखो डायमीटर 1 mm है तो रेडियस क्या हुआ? रेडियस हो गया 1/2 × 10⁻³ मीटर, ये तो आ गया अपने पास रेडियस। और एरिया कितना हो गया? एरिया बोले A2 तो ये हो जाएगा πr², राइट। ओके तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये अपना A1 तो आ गया 8 × 10⁻⁴, और V1 है अपना 1.5 डिवाइडेड बाई 60, और A2 कितना है? A2 है πr² यानी 3.14, R कितना है? R है 1/2 यानी 1/4 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। ओके तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना V2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती की है, यहाँ पे एरिया अपने सिर्फ एक होल का लिया है, लेकिन होल कितना है? टोटल 40 होल है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? ये एरिया है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर अपना आ जाएगा, ये आएगा 0.6369 मीटर पर सेकंड स्पीड से पानी इन होल से बाहर निकलेगा। A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supported a weight of 1.5 × 10⁻². The length of the slider is 30 cm. What is the surface tension of the film? ओके तो ये अपने पार वायर था यू शेप का, इसको अपन ने सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला, साबुन का सॉल्यूशन था उसके अंदर डाला और उसको निकाला, तो एक थिन ले
फॉर्म होगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये मान लेते हैं एक छोटा सा स्लाइडर है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ना, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे जो स्लाइडर के ऊपर मैं वेट हैंग करूँ तो वेट कितना सपोर्ट कर सकता है, ये 1.5 × 10⁻² न्यूटन वेट सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो थिन लेयर बनी है उसका सरफेस टेंशन क्या है ये अपने को फाइंड करना है। सरफेस टेंशन क्या है ये अपने को फाइंड करना है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट, ओके। लेकिन यहाँ पे दो लेयर है, एक तो ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर। एक तो ऊपर वाली लेयर है, जैसे ये अगर मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, एक तो ऊपर लेयर आ रही और एक नीचे लेयर आ रही, तो यहाँ पे 2L आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट में लेंथ कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। अब फोर्स कितना है 1.5 × 10⁻², और लेंथ कितना है 2 × L कितना है, ये आपका आ जाएगा 0.3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये आपका सरफेस टेंशन होगा। Figure shows a thin liquid film supporting a small weight 4.5 × 10⁻² Newton. What is the weight supported by a film of a same liquid at the same temperature in figure B and C? Explain your answer physically. Okay, तो A के अंदर अपने को वेट कितना दे रखा है 4.5 × 10⁻² न्यूटन दे रखा है, तो B और C में कितना वेट होगा ये अपने को निकालना है। तो A का जो वेट गिवन है वो वापस ले देता हूँ 4.5 × 10⁻² न्यूटन है, ओके। वेट यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो गिवन है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो गिवन है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे ये थिन फिल्म है तो इसके दो लेयर है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा 4.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 × L। L कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये 0.4 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो अपना सरफेस टेंशन आएगा, ये आएगा 5.625 × 10⁻², ये आपका आ जाएगा सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, ओके। अब देखो लिक्विड सेम रखा है बी और सी में, टेम्परेचर भी सेम है, तो इसमें भी सरफेस टेंशन एस ही होगा और इसमें भी एस होगा, और एस कितना है 5.625 × 10⁻², ओके। सरफेस टेंशन सेम है और ये लेंथ भी सेम है, दोनों फिल्म का लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो यहाँ पे एल भी सेम है, तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा एस × 2L, ओके। यहाँ पर फोर्स क्या आएगा S × 2L, राइट। और यहाँ पर भी फोर्स क्या था, यहाँ पर भी फोर्स क्या था S × 2L था, यानी कि वेट जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ आएगा, यानी वेट यहाँ पर भी कितना आएगा, सेम आएगा 4.5 × 10⁻² न्यूटन, और यहाँ पर भी आएगा 4.5 × 10⁻² न्यूटन। यानी कि ये जो वेट है सपोर्टिंग वेट वो न तो एरिया पे डिपेंड करता है न ही इसका शेप पे डिपेंड करता है। डिपेंड किसके पे करता है, सरफेस टेंशन पे करता है, और जो ये लेंथ है इसके ऊपर करता है। बाकी टेम्परेचर पे करता ही है, लिक्विड पे करता ही है, और वो अपने को कांस्टेंट बोला है। What is the pressure inside a drop of mercury of radius 3 mm at a room temperature? Surface tension of the mercury at a temperature 20 degrees Celsius is 4.65 × 10⁻⁻1. The atmospheric pressure is 1.01 × 10⁵ as to give the excess pressure inside the drop. Okay, तो ये mercury drop है और ये कहाँ रखी है, रूम के अंदर रख रखी है। तो यहाँ बाहर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है वो भी अपने को निकालना है। यानी ए के ऊपर ये मैं PA लिख देता हूँ, एक ए सिचुएशन लिख देता हूँ, ये बी सिचुएशन लिख देता हूँ। तो ए के अंदर प्रेशर कितना है वो भी निकालना है, बी के ऊपर प्रेशर तो अपने को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे एक्सिस प्रेशर होता है, एक्सिस प्रेशर वो क्या होता है, ए प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, यानी अंदर माइनस बाहर का। एक्सिस मतलब अंदर ज्यादा है तो कितना है वो आएगा 2S/R, कितना आएगा 2S/R आएगा। ये एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ये कब, जब एक ही सरफेस हो। अब जब दो सरफेस हो, दो सरफेस मतलब बबल हो, एयर बबल हो, यानी अंदर भी ये सरफेस है, एयर बबल मतलब अंदर एयर है और बाहर भी एयर है, तो दो सरफेस हो गई, तो ये 4S/R होता है। ये सिर्फ लिक्विड एक ड्रॉप की बात कर रहा है, यानी कि बाहरी सरफेस, अंदर तो सरफेस है नहीं है, तो 2S/R आ जाएगा एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला। तो एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा 2S/R, ओके। और अंदर का प्रेशर की बात करें तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा PB + 2S/R, राइट, ओके। बी के ऊपर, बी यानी बाहर के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फॉर्मूला आ जाएगा अपना P0 + 2S/R, ओके। वैल्यू पुट करते हैं तो 1.01 × 10⁵, और ये आ जाएगा 2S कितना है 4.65 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय R कितना है 3 × 10⁻3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.01 × 10⁵, और इसको अगर 10⁵ में लिखेंगे तो 0.0031 × 10⁵ आएगा, ओके। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.0131
इंटू 10 की पावर 5 आएगा। ये आपका क्या है, प्रेशर एट ए, यानी इनसाइड प्रेशर आ गया। अब बोल रहा है एक्सिस प्रेशर क्या है, तो एक्सिस प्रेशर के लिए कुछ नहीं करना है, पी ए माइनस पी नोट कर दो तो एक्सिस प्रेशर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखो ये जो है ना, ये एक्सिस प्रेशर ही है, एक्सिस प्रेशर हो जाएगा आपका 2s/r, तो यहाँ पे एक्सिस प्रेशर ये आ जाएगा 2s/r, ये आएगा 0.0031 इंटू 10 की पावर 5, यानी कि आ जाएगा 310 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही पास्कल, ये आ जाएगा आपका एक्सिस प्रेशर। What is the excess pressure inside a bubble of soft solution of radius 5 mm given that the surface tension of a soft solution at the temperature is 2.5 into 10 to the power minus 2? If an air bubble of the same dimension were found at the depth of 40 cm inside a container containing the soft solution, what will be the pressure inside the bubble? ओके तो यहाँ पे सबसे पहले एक बबल दे रखा है जो बाहर है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला एक्सेस प्रेशर कितना होगा फाइंड करना है, यानी ए सिचुएशन बोल रहा हूँ, ये बी सिचुएशन, यानी कि प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी फाइंड करना है, यही आपका एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है। वो कितना होता है, वो होता है 4s/r। देखो मैं यहाँ 4s क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दो सरफेस है, ये एयर बबल है ना, तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो दो सरफेस हो गई, तो दो सरफेस लिए 4s/r होगा। और अगर यही एक एयर एक ही सरफेस होती, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन भरा हुआ और अंदर एयर बबल है, तो सिर्फ एक ही सरफेस है, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होगा ना वो होगा 2s/r, राइट, 2s/r होगा, यानी ये ए सिचुएशन ये बी सिचुएशन है, तो पी ए माइनस पी बी कितना होगा, 2s/r होगा। तो इसका पहले सॉल्व कर देते हैं, एक्सेस प्रेशर कितना होगा 4, एस कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, आर कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 20 पास्कल। 20 पास्कल क्या होगा, आपका एक्सिस प्रेशर होगा, क्लियर है। ओके नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है कि ये एयर जो बबल है वो 40 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर पूछा है ना अपने को, कौन सा प्रेशर पूछा है, एयर बबल के इनसाइड प्रेशर कितना है वो पूछा है, राइट, यानी पी ए पूछा है। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी बी प्लस 2s/r लिख सकता हूँ, क्लियर है। ओके तो यहाँ पे देखो पी बी कैसे निकालेंगे, पी बी क्या है, प्रेशर एट बी आ जाएगा, ये आएगा प्रेशर एट बी आएगा, एक तो एच रो जी आएगा, एच रो जी, और दूसरा आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का समीशन होगा क्योंकि बी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हाइट कॉलम की वजह से आएगा, और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच रो जी प्लस पी नॉट प्लस 2s/r, राइट। ओके तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, H कितना है अपना 40 यानी 0.4, डेंसिटी 1.2। अब देखो ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा तो 1.2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर 3। ओके जी कितना है 9.8, ओके ये आ गया, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और 2s/r कितना है, देखो 4s/r 20 है, तो 2s/r क्या होगा 10 होगा। इसको सोल्व करेंगे दिया जाएगा 1.06 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये इनसाइड प्रेशर होगा, क्लियर है।